जी बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मनप्रीत सिंह एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स टीचर। हाँ जी बच्चे, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ नाउ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। हाँ जी बेटा, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है, दिस इज द मेन ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिसमें क्या होता है बेटा, हम वो इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। मीन्स पूरी इकोनॉमी में जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सभी को हम डिस्कस करते हैं। दिस इज रिलेटेड टू, जैसे एग्रीगेट डिमांड का इशू हो गया, एग्रीगेट सप्लाई का इशू हो गया, मार्केट में जो परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है, हाई लेवल्स मार्केट कंडीशंस जो इफेक्ट पड़ते हैं, उन सभी की हम मतलब स्टडी करेंगे। ठीक है, दिस इज हाई लेवल स्टडी, दिस इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ओके बेटा, सबसे पहले आया है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, अब सुनो गुड्स क्या होती है। Countless number of goods are produced and consumed in the economy. These are like shoes and shirts for the school children, machine and tool for the firm and farms, guns and ammunition for the defense forces, ships and airplane for tourists and so on. हाँ जी बेटा, बेसिकली मीनिंग बताते हैं गुड्स क्या होती है। गुड्स का मीनिंग होता है वो चीज़, ठीक है, जो एक प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ठीक है, जैसे बेटा हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लो कि शॉक्स है, ठीक है बेटा, उसके मान लो 10 मतलब उसके जो जोड़े होते हैं वो बन गए। ठीक है, अब मार्केट में उसको सेल करने के बाद हमारे पास 1000 रुपीज़ रिसीव हो चुकी है। ठीक है बेटा, बेसिकली गुड्स क्या होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम बनाने के बाद जब हम उसे मार्केट में सेल और बाई करते हैं, दैट इज द गुड। ठीक है, गुड कुछ भी हो सकता है बेटा, जैसे शूज़ हो सकते हैं, शर्ट्स हो सकती है, गन हो सकती है, टूल्स हो सकते हैं, मशीन्स हो सकती है, ऑल चीज़ें क्या होती है, गुड्स। ठीक है, डिफरेंट गुड्स शो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। बेटा हर एक गुड्स अलग अलग टाइप्स की होती है और हर एक की अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती है। बोर्डली गुड्स आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। बेसिकली बेटा गुड्स को हमने क्लासीफाई किया है 2 टाइप्स में। फर्स्ट इज नाउ फाइनल गुड्स एंड सेकंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड नंबर 2 कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल गुड्स की। दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर द यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। बेटा फाइनल गुड्स वो गुड्स होती है जो क्या, अभी हम इसमें इंडियन इकोनॉमी की बात ही करेंगे। ठीक है, वो गुड्स होती है बेटा जो एक ही कंट्री की बाउंड्री के अंदर उसकी प्रोडक्शन की जाती है और उसी कंट्री के जो कंज्यूमर है वो ही उससे बाई करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बेटा फाइनल गुड्स वो गुड्स होती है जो कि फाइनल कंजम्पशन के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है। ठीक है, अब देखो फाइनल यूजर्स कौन होते हैं, लाइक कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। ठीक है, फाइनल गुड्स आर ऑफ्टन क्लासिफाइड फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब फाइनल कंज्यूमर गुड्स कौन होगी बेटा, फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर। ठीक है, जिस गुड्स को फाइनली कंज्यूमर परचेज करता है अपनी सर्टिफिकेशन के लिए। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती है, जिसे फाइनली परचेज कर लेता है प्रोड्यूसर। ठीक है, एंड आर जनरली यूज्ड एज फिक्स एसिड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। फाइनली कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होती है जिसे फाइनली कंज्यूमर मतलब कि बाई करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो होती है जिसको फाइनली कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर बाई करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बाय द हाउस होल्ड। बेटा जो एक्सपेंडिचर होता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स का बाय द हाउस होल्ड, ठीक है, इट इज नाउ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो एक्सपेंडिचर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर प्रोड्यूसर करता है दैट इज नो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर क्यों एक्सपेंड करेगा, ताकि आगे फ्यूचर में वो जो भी चीज़ उसने बाई की उससे यूटिलाइज करके फ्यूचर में और प्रोडक्शन करे। और फाइनल जो कंज्यूमर हाउस होल्ड मेम्बर्स किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने के लिए एक्सपेंड करते हैं दैट इज नो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो बेटा एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स किसकी इक्वल होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, ओके क्लियर है बेटा। इसके बाद है देन इसके बाद है इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अब देखो बेटे इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैज नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स विच आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स। ठीक है, अब देखो फाइनल गुड्स बेटा वो गुड्स होती है जो कि हम रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती है जिससे क्या हम मतलब कि वो अभी तक बन के फाइनल तौर पर रेडी नहीं होती। ठीक है, मतलब उससे बनने के लिए अभी टाइम होता है। ठीक है, दिस इज नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है बेटा, बेसिकली कोई भी गुड्स है, ठीक है, मान लो जैसे कोई हम एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई भी एक ऐसी गुड्स है जो 1 साल से पई हुई है, ठीक है, बट वो अभी तक
रेडी नहीं हुई, दिस इज़ नॉट फाइनल गुड्स, इट इज़ नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है बेटा, जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है, ठीक है, देखो इसमें बनने के लिए टाइम लगता है, जब से बनती है तो इसमें वैल्यू एडिशन होती ही रहती है। ठीक है, तो जब फाइनल गुड्स बन जाती है तो उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। ठीक है हाँ जी बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज बाय वन फर्म फ्रॉम द अदर्स, ठीक है, फॉर रीसेल और फॉर यूज रॉ मटेरियल। बेटा इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती है जिसे एक फर्म बाई कर लेती है, किसके लिए, चाहे तो वो आगे इसको रीसेल कर देगी या फिर उसका जो रॉ मटेरियल है उसे फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर देगी। ठीक है ओके बेटा, इसके बाद आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशंस और इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होती है। एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरमीडिएट गुड्स, बेटा जो एक्सपेंडिचर हम इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर करते हैं प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, इफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट, अगर बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम डिडक्ट मीन्स माइनस कर देते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट जो, तो दिस इज कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, जब ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर। ठीक है बेटा, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से मैंने माइनस किया इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, तो मेरे पास क्या आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है ओके बेटा, इसकी बाद आता है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स के विच डिफरेंस। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस बेटा, जो हमने ऑलरेडी पूरा मीनिंग सब कुछ क्लियर कर लिया है। ठीक है, and these goods remain within the boundary line of the production and are not ready for use by the final। बेटा इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती है जो एक कंट्री में ही होती है, मतलब उसकी बाउंड्री लाइन में होती है, बट उसे वो अभी तक रेडी नहीं हुई कि फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच सके। फाइनल गुड्स क्या होती है, आउटसाइड भी जाती है बाउंड्री लाइन के। ठीक है, जो कि फाइनल बनने के बाद रीसेल सेल के लिए जाती है। ठीक है, दी गुड्स मे बी यूज्ड रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग। बेटा जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं हम उसे रॉ मटेरियल की मतलब जूट की तरह भी यूज़ करते हैं ताकि अगे फ्यूचर्स उसकी प्रोडक्शन की जा सके। दीज गुड्स आर नॉट, बेटा जो फाइनल गुड्स होती हैं हम उसे रॉ मटेरियल नहीं मतलब कि लेके चलेंगे, बिकॉज वो तो फाइनल में बन के रेडी हो चुकी है। दीज गुड्स में बी रीसोल्ड, बेटा जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है जो रीसोल्ड भी हो सकती है। ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में, बट फाइनल गुड्स को हम रीसोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, वैल्यू इज डेट टू बी एडेड टू दिस। बेटा देखो हमने उस गुड्स को पहले रीसेल कर दिया, दोबारा उसे रॉ मटेरियल के रूप में फ्यूचर में फिर बनाने लगे, तो उसमें वैल्यू एडिशन होती रहती है इंटरमीडिएट में, बट फाइनल गुड्स में कोई भी वैल्यू एडेड नहीं होगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन द दीज गुड्स, बेटा जो जितने भी हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन पर या इंटरमीडिएट गुड्स पर एक्सपेंडिचर करते हैं, दिस इज नाउ इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट, और जितने भी हम एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स के ऊपर करते हैं दिस इज नाउ फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। बेटा जो गुड्स अभी तक इंटरमीडिएट है उसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए नहीं बरतते, और जो गुड्स फाइनल में रेडी हो चुकी है अब उसे कंज्यूमर कंज्यूम करें, हमें इनकम हो रही है तो हम उसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर सर्टिफिकेशन और ह्यूमन वांट्स। ठीक है बेटा, कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होती है जिससे क्या है ह्यूमन डायरेक्टली सेटिस्फाइड मतलब यूज़ करके सर्टिफिकेशन उससे मिल जाती है। ठीक है, और इसके बाद जैसे आइसक्रीम और मिल्क यूज्ड बाय द हाउस होल्ड। ठीक है बेटा, जो कंजम्पशन गुड्स हैं जो कंज्यूमर गुड्स हैं आगे से क्लासीफाइड किया गया 4 कैटेगरीज में, ड्यूरेबल्स, सेमी ड्यूरेबल्स, नॉन ड्यूरेबल ते नॉन मटीरियल गुड्स और सर्विस। ठीक है हाँ जी बेटा, ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं, दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर, वो गुड्स जिसे हम काफ़ी ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, लाइक टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन। ठीक है, सेमी ड्यूरेबल क्या आएगी बेटा, दोज गुड्स विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, बस वो गुड्स ऐसे जिसे हम ओनली 1 ईयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जिमें बेटा क्लोथ हो गई, फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स या सिंगल कंजम्पशन गुड्स बेटा जो वो गुड्स होती है जिसे हम क्या होता है एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बेटा LPG हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, इसके बाद है सर्विस दोज नॉन मटीरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाइड ह्यूमन, जैसे बेटा डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गया, डोमेस्टिक सर्वेंट हो गए, ये सब कुछ सर्विस में आ जाएगा। ठीक है,
इसके बाद है बेटा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होती है? फिक्स एसेट होती है ऑफ द प्रोड्यूसर की, लाइक प्लांट एंड मशीनरी आदि एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब देखो बेटा कैपिटल गुड्स में क्या आएगा? दीज गुड्स हेल्प इन प्रोडक्शन। जो जे गुड्स होती है हेल्प करती है प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, हेल्प इन रेसिंग, हेल्प करती है प्रोडक्शन कैपेसिटी को और राइज करने के लिए। ठीक है, कैपिटल गुड्स की जो एक्सपेक्टेड लाइफ होती है बेटा जो मोर देन 1 ईयर होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई कार परचेज की है, ठीक है, टैक्सी ड्राइवर ने, तो वो उससे इनकम जनरेट करेगा, बट एक टाइम वो जो मशीन उसने कार बाई की है वो भी बेटा ख़राब हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू भी डाउन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है बेटा डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स, जिससे कंज्यूमर क्या फाइनली परचेज करता है। ठीक है, कैपिटल गुड्स डू नॉट डायरेक्टली नीड, क्योंकि दिस इज नो मशीन्स होगी। ठीक है, दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाई हाउस होल्ड, इसे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इट्स नॉट कंज्यूम्ड बाई हाउस होल्ड। ठीक है, इसे कौन कंज्यूम करता है? प्रोड्यूसर, जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन गुड्स क्या कहलाते हैं बेटा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं कैपिटल गुड्स के ऊपर, दैट इज कॉल्ड नाउ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू, जितनी ज़्यादा हम बेटा प्रोडक्शन करेंगे कंज्यूम करने के लिए, उतना ही ज़्यादा हमें वेलफेयर ऑफ पीपल होता है। एंड हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड टू हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी। और बेटा जितनी ज़्यादा हम गुड्स को कैपिटल गुड्स के यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होएगी? प्रोडक्शन होएगी। ठीक है, इसके बाद है बेटा कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, हाँ जी बेटा, सबसे पहले देखो बोल कहते हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। दिस इज रेफर्स टू एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पूरे टोटल, ठीक है, एक इकोनॉमी का जितना भी टोटल कंजम्पशन के ऊपर एक्सपेंडिचर लगा है। ठीक है, कंज्यूमर कौन होते हैं बेटा? बेसिकली दिस इज नाउ 3 कैटेगरी, हाउस होल्ड हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट हो गए, एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गए। ठीक है बेटा, हाउस होल्ड बाई कंज्यूमर गुड्स। अब जो हाउस होल्ड है जैसे हमें, ठीक है, वो कंज्यूमर गुड्स को बाई करते हैं अपनी सर्टिफिकेशन, अपनी वांट्स को पूरी करने के लिए। गवर्नमेंट बाई कंज्यूमर गुड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफेंस फोर्सेज। अब गवर्नमेंट कैसे गुड्स को कंज्यूम करती है, क्यों करती है? ताकि वो आगे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जैसे फोर्सेज हो गया, मिड डे मील हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, अदर पर्पज के लिए। ठीक है, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वो बाई करते हैं कंज्यूमर गुड्स को चैरिटी के लिए, डोनेशन के लिए। ठीक है, सो दिस इज क्लियर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटे ये तीनों ही कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, अलग अलग अपने बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, इसके बाद बेटा वही लिखा है एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, देन बेटा इसके बाद आते हैं कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब बेटा बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। दिस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। बेटा इन्वेस्टमेंट का मतलब कहता है कि जो भी पैसा हम अपने बिजनेस में लगाते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट क्या होगी बेटा? इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल मीन बेसिकली कहिए तो एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, जब हम अपने कैपिटल स्टॉक में और एडिशन करते हैं गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो बेटा जैसे आपकी क्वेश्चन दी गई है आई इक्वल चेंज इन के। ठीक है, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, के इज नो कैपिटल स्टॉक, और चेंज के दिस इज चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग एन ईयर। ठीक है, अब बेटा कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? जब हम अपनी स्टॉक को चेंज करते हैं मींस अब हमारा स्टॉक में न्यू स्टॉक ऐड हो गया, मतलब एडिशन करते हैं, डेट इज नो कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, हाँ जी बेटा, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं इट इज़ कॉल्ड नाउ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो बेटा इन्वेस्टमेंट आगे 2 टाइप्स की होती है, फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करते हैं? जो हम फिक्स एसेट को बाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, फिक्स एसेट के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, हाँ जी बेटा, इसमें देखो नंबर देखो एग्जांपल दी गई है, इफ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2020 अ प्रोड्यूसर हैज स्टॉक ऑफ 8 मशीन्स। ठीक है, अब प्रोड्यूसर के पास कितना स्टॉक है मशीन का 2020 में? 8 मशीन्स। ठीक है, एंड ही हैज स्टॉक ऑफ 10 मशीन्स। ठीक है, एंड में कितना होगा? 10 मशीन्स। तो देखो बेटा पहले उसके पास कितना था? 8 मशीन्स थी, अब उसके पास 2 होगी, तो उसकी एडिशन कितनी होगी? अब कितनी होगी बेटा? 10 होगी, तो उसकी एडिशन स्टॉक कितना हो गया? 10 में से 8 निकाला 2, तो 2 मशीन्स। दिस इज नाउ फिक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
उसके बाद है बेटा सिग्निफिकेंस क्या है, फिक्स इन्वेस्टमेंट राइज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए उससे यूटिलाइज करती हैं। बाई रेसिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोड्यूसर की और हाई करती है। फिक्स इन्वेस्टमेंट अगर हम ज़्यादा करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हमें प्रोडक्शन होगा। हायर लेवल ऑफ आउटपुट लीड टू हायर, जितना ज़्यादा आउटपुट होगा बेटा उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। दिस इज कॉल्ड नाउ जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद है बेटा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब बेटा इन्वेंट्री देखो क्या होता है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। बेटा देखो कई बार क्या होता है कि प्रोड्यूसर की गुड्स को मतलब सेल नहीं होती, उसके पास अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है। सेमी फिनिश्ड गुड्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ उसके पास रॉ मटेरियल होता है। बेटा ये सब चीज़ें होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। किसी चीज़ को बनाने के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेंट्री को यूज़ करते हैं, दैट इज नो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक, बेटा जैसे जैसे इन्वेंट्री स्टॉक में चेंज होता है ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है। बेटा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम कैसे निकालते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। ओके बेटा इसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस आते हैं, ठीक है। बेसिकली 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किया था, रॉ मटेरियल हो गया एंड हमारे फिनिश्ड गुड्स हो गए। द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इंश्योर अनरिप्टेड, इसके बाद है इट इंश्योर अनरिप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट टू द प्रोड्यूसर। बेटा देखो अगर किसी भी प्रोड्यूसर के पास स्टॉक ऑलरेडी सेल नहीं हुआ तो वो अब इसमें यूज़ कर सकता है। विद अनॉय स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल द प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे परचेज फ्रॉम द मार्केट अकॉर्डिंगली अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट। बेटा अगर मार्केट में कोई भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जैसे डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स में प्रॉब्लम आती है, तो ये दिस इज़ वेरी हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसके बाद है बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रीशिएशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बेसिकली डेप्रीशिएशन क्या होता है पहले देखो बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब हम कैपिटल गुड्स को की टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है ड्यूरिंग एन ईयर, ठीक है। दिस इंक्लूड जैसे कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, ठीक है। कैपिटल गुड्स यूज्ड एट नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, ये दोनों किस में इंक्लूड हो जाती है, दिस इज नो क्रॉस इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। हाँ जी बेटा गुड्स कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। देखो बेटा डेप्रीशिएशन क्या होता है, अब डेप्रीशिएशन का मीनिंग क्या होता है, डेप्रीशिएशन इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर और टीयर पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ओबोलोसेंस, ठीक है। हाँ जी बेटा डेप्रीशिएशन एक लॉस होता है किसी भी फिक्स एसेट में, ठीक है। उसमें मतलब जैसे हम कहते हैं कि खराब हो गई, ठीक है, उसके जो पुर्जे होते हैं वो टूट गए, वियर टीयर प्रॉब्लम पैसेज ऑफ टाइम, बेटा ड्यूरिंग अन पीरियड मतलब टाइम के साथ साथ कोई भी मशीनरी हमने बाई की है वो खराब होने लग गई, ठीक है। एक्सपेक्टेड ओबोलोसेंस मीन्स टेक्नोलॉजी में चेंज होने से उसकी डिमांड में क्या चेंज हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन, ठीक है। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि एक लैपटॉप है मेरे पास, ठीक है। अब देखो सबसे पहले नॉर्मल वियर एंड टीयर, उसका मीनिंग उसमें जो भी सामान है वो टूटने लग गया, ठीक है। अब हम यूज़ करें उसे रिपेयर के लिए, ठीक है। और पैसे जो टाइम की बात करते हैं मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, बेटा मान लो मैंने 3 साल पहले लैपटॉप जहाँ 5 साल पहले लैपटॉप बाय किया तो देखो ऑटोमेटिकली अब वो खराब ही होगा, ठीक है। मैंने पहले टाइम के अकॉर्डिंग लैपटॉप बाय किया था 50,000 का, ठीक है। अब वो खराब हो गया, मैंने उसकी 2-3 बार रिपेयर भी करा दी, तो मार्केट में क्या होगी, उसकी जो वैल्यू है वो डे बाई डे रिड्यूस होएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नाउ डेप्रीशिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा, जब हम जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है उसमें कोई भी नेट एडिशन करते हैं, दिस इज नॉट नेट इन्वेस्टमेंट। जैसे बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीशिएशन, ठीक है। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रीशिएशन को लेस कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा बेसिकली एक सुनो, जो एक्सपेक्टेड ओबोलोसेंस होता है बेटा जी इसमें होता है चेंज होता है जब टेक्नोलॉजी में एंड डिमांड में, ठीक है। इसके बाद है बेटा देन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है, ठीक है जी, ऑलरेडी मीनिंग में क्लियर हो चुका है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ डेप्रीशिएशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नॉर्मल वियर एंड टीयर से होता है, ठीक है। एक्सीडेंटल डैमेज हो जाते हैं, एक्सपेक्टेड ओबोलोसेंस हो जाती है, ठीक है। बेसिकली एक्सपेक्टेड ओबोलोसेंस ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड ड्यू टू चेंज इन डिमांड, ठीक है।
चेंज इन टेक्नोलॉजी वैसे बेटा देखो, जैसे कि पहले हमारे फ़ोन्स चलते थे उसमें 3G मोबाइल सिस्टम चलता था, बट अब देखो 4G होगा तो टेक्नोलॉजी के साथ वो भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ओके। इसके बाद है बेटा सिग्निफिकेंस दिए गए हैं डेप्रिसिएशन के। ठीक है, एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ओबोलोफेंस दिया गया है। अब देखो बेटा एक्सपेक्टेड मैंने समझा दिया आपको, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड ड्यू टू चेंज इन डिमांड। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनएक्सपेक्टेड ओबोलोसेंस की। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ओबोलोसेंस मीन्स जैसे बेटा ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट्स, ठीक है, या इकोनॉमिक रिसेशंस। ठीक है, अब पहले नंबर पर हमने बात की थी ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट्स, जैसे बेटा कोई फ्लड आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, तभी कोई प्रॉब्लम्स आती है। नंबर 2 पे इकोनॉमिक रिसेशन ड्यू टू लॉस ऑन फिक्स एसेट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दिस इज कॉल्ड नाउ कैपिटल लॉस ऑफ वैल्यू, कैपिटल लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, क्लियर हो गया अनएक्सपेक्टेड। ठीक है बेटा आप देखो दोनों ही पॉइंट्स क्लियर हो गए हमारे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो हमें लॉस होता है, ठीक है, कैपिटल लॉस जो हमें मशीनरी से लॉस होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा स्टॉक क्या होता है, दिस इज नाउ स्टॉक। ठीक है, हाँ जी, स्टॉक इज क्वांटिटी मेजर इन द टर्म्स ऑफ, हाँ जी बेटा देखो स्टॉक क्या है, स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक मिनट बेटा, हाँ जी देखो स्टॉक क्या होता है। हाँ जी बेटा देखो स्टॉक वेरिएबल आर द डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी विच आर मेजर्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, हाँ जी बेटा स्टॉक एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे हम मेजर करते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम मीन्स बेटा जो वेरिएबल होता है जिसमें चेंजेस होते ही रहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दी गई है जनवरी 1, 2001 दे मेड 20,000 इन योर बैंक अकाउंट। ठीक है, बट बेटा जब जनवरी 10, 2001 है तो हमारी बैंक अकाउंट में 25,000 होगी, तो ऑटोमेटिकली है कि मेरी स्टॉक में पहले पैसा कम था, अब उसमें चेंजेस हो गया, वेरिएबल चेंजेस आ गए तो पैसा इंक्रीज हो गया, दिस इज नाउ स्टॉक। ठीक है, फ्लो क्या होता है बेटा, फ्लो वेरिएबल और डिफाइंड एज क्वांटिटी विच अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फ्लो होता है बेटा क्वांटिटी का जो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हम मेजर करते हैं, जैसे जो मे गेटिंग 50 पर मंथ एज अ पॉकेट अलाउंस, जो मे बी स्पेंडिंग 50 एवरी डे इन कंटीन, जो मे गेटिंग 4% एनुअल इंटरेस्ट इन योर बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, मतलब जो बेटा कंटिन्यू प्रोसेस में नहीं चलता, हम एक स्पेसिफिक पीरियड की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि पॉपुलेशन की बात करते हैं इन इंडिया में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2004, तो उस ओनली 2004 में हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, दिस इज नॉट स्पेसिफिक फ्लो। ठीक है, अब देखो बेटा स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक जैसे वेल्थ होगी, लेबर फोर्स होगी, कैपिटल होगी, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री, बैंक डिपॉजिट्स हो गया, वेदर इन द ओवरहेड टैंक, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। ठीक है, और फ्लो में इनकम फ्लो होता है, एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी, कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, इसके बाद क्या है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लीकेज ऑफ ईयर फॉर द ओवरहेड, ये सब किस में आ गया स्टॉक एंड फ्लो में। ठीक है, स्टॉक वही है रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट अ टाइम, जो भी किसी भी वेरिएबल मतलब किसी चीज़ में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, फ्लो क्या होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, स्टॉक इज नॉट द टाइम डिमिशनल बट फ्लो टाइम डिमिशनल होता है। ठीक है, स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो, स्टॉक इम्पैक्ट पाता है फ्लो के ऊपर, फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक। ठीक है, जैसे बेटा ये है कि सबसे पहले मेरे पास फ्लो था, जैसे डायग्राम में शो हुआ है, डिपॉजिट्स मैंने कितना कराया 20,000 इन सेविंग बैंक। ठीक है, ऑन अकाउंट जनवरी 2021। ठीक है, आप देखो मैंने बैंक में बेटा 20,000 2,000 को डिपॉजिट्स कराया, दिस इज माय स्टॉक। ठीक है, अब बेटा देखो मैंने उसका फ्लो किया, विड्रॉल किए 1,000 पर मंथ, तो मेरा वो फ्लो हो गया, जैसे जैसे मैं आगे उसे इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद है बेटा फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, अब हम फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। बेटा इकोनॉमी में क्या है, कितने सेक्टर हैं हमारी इकोनॉमी में, दिस इज नाउ फोर्थ सेक्टर। ठीक है, एक मिनट, हाँ जी, जिसमें नंबर 1 पर आता है बेटा फर्स्ट इज नाउ हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, नंबर 1 इज नाउ क्या है हाउस होल्ड सेक्टर।
पहले नंबर पर है बेटा फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, मींस हमारी इकोनॉमी को डिवाइड किया है हमने फोर सेक्टर में। नंबर वन इज हाउसहोल्ड सेक्टर, नंबर टू प्रोड्यूसर सेक्टर, नंबर थ्री गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मींस एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, नंबर वन पर है बेटा हाउस होल्ड सेक्टर, इट इंक्लूड कंज्यूमर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, हाउस होल्ड आर आल्सो द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब बेटा हाउस होल्ड सेक्टर में कौन इंक्लूड होता है? कंज्यूमर, जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, हम इसे ऑनर कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, किसी भी प्रोडक्शन को चलाने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद है बेटा प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होते हैं? दिस इज नाउ इट्स इंक्लूड ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर, बेटा देखो इसमें हम प्रोड्यूस कौन सी यूनिट्स को करते हैं? गुड्स एंड सर्विस को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, जो फर्म होती है वो हायर करती है या परचेज करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, किसके? हाउस होल्ड सेक्टर से। ठीक है, और उसके बाद वो हाउस होल्ड सेक्टर को उसकी पेमेंट करते हैं और उससे फर्दर आगे प्रोडक्शन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नंबर तीन पर है बेटा गवर्नमेंट सेक्टर, इट इंक्लूड गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी, गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। ठीक है, पर वही है बेटा वेलफेयर एंड प्रोड्यूसर में। ठीक है, हाउस होल्ड हो गया तो प्रोड्यूसर हो गया। अब देखो गवर्नमेंट यहाँ पर ऐसे रेगुलेट करेगी लॉ एंड ऑर्डर को, ठीक है, ताकि वेलफेयर एजेंसी के लिए भी काम हो जाए और हाउस सेक्टर फॉर प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए भी काम हो जाए। ठीक है, नंबर फोर पर आता है बेटा एक्सटर्नल सेक्टर, जिसे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी कहते हैं। इट्स इंक्लूड ऑल सच एक्टिविटीज दिस इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, एंड फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन डोमेस्टिक एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो हमारी इकोनॉमी में गुड्स बनी है हम उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे अदर कंट्री के साथ, मीन फ्लो ऑफ कैपिटल करेंगे किसी और कंट्री के साथ। ठीक है, इसके बाद है बेटा इंटरसेक्टोरियल फ्लो। ठीक है, अब बेटो इसको समझने के लिए मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे देखो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर हैं इकोनॉमी में जो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, जैसे बेटा मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। ठीक है, जैसे एक हाउस होल्ड सेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है, तो बेटा दिस इज नॉट डिपेंड, दोनों एक दूसरे ऊपर डिपेंड करते हैं। जो इसके ऊपर करता है हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के, और प्रोड्यूसर किसकी? हाउस होल्ड की। देखो प्रोड्यूसर क्या करता है, हाउस होल्ड के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बाई करता है। ठीक है, और बाई करने के बदले उसे प्रोडक्शन देता है, तो जे क्या देता है? उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट भी दोनों के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, टैक्सेस के लिए। ठीक है, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड तीनों के ऊपर ही डिपेंड होता है, हाउस होल्ड के भी, प्रोड्यूसर के भी, गवर्नमेंट के ऊपर भी। ठीक है, जिसे हम एक्सटर्नल बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो बेटा देखिए जैसे हाउस होल्ड है, ठीक है, डिपेंड क्यों करता है? ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, जितने भी अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो किसको सेल करेगा? प्रोडक्शन प्रोड्यूसर सेक्टर को, प्रोड्यूसर उसके बदले में उसे पेमेंट देगा। ठीक है, सो क्लियर पॉइंट। इंटरसेक्टोरियल फ्लो का मतलब होता है कि हर एक सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। ठीक है, हाँ जी बेटा, उसमें देखो नंबर वन पर आता है रियल फ्लो एंड नंबर टू पर आता है मनी फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो का मीनिंग क्या होता है बेटा? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पर हम फ्लो करेंगे गुड्स एंड सर्विस का, बट अलग अलग सेक्टर्स होंगे इकोनॉमी के। ठीक है, जैसे हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा एग्जांपल दी गई है, रियल फ्लो इन द टू सेक्टर इकोनॉमी की बात की है। हाउस होल्ड सेक्टर है एक हमारे पास, ठीक है, एक मेरे पास है प्रोड्यूसर। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? इसको अपनी जितनी भी गुड प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप है, इन सभी को किसको दे देगा? प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो प्रोड्यूसर सेक्टर के बदले में क्या करेगा बेटा? हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करेगा। ठीक है, सो दिस इज नो रियल फ्लो किसके बीच हुआ है? टू सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। ठीक है, देन इसकी बात है मनी फ्लो। ठीक है, अब बेटा मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो इट एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, क्या होता है फ्लो मनी का, जो अलग अलग डिफरेंट सेक्टर के ऊपर होता है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर टू सेक्टर इकोनॉमी है। ठीक है, इसमें क्या है, एक हाउस होल्ड है, एक प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब हाउस होल्ड क्या करेगा? जो जे वाला सेक्टर है, देखो बेटा सबसे पहले मनी फ्लो इन द टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, अब जे वाला जो सेक्टर है, जे क्या करेगा? इसको इसके जो भी इसने गुड्स बनाई है उसकी कंज्यूम करने के लिए जे यहाँ इसको एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो एक्सपेंड कैसे करेगा? मीन्स जे वाला सेक्टर इसको पेमेंट देगा तो उसको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है,
इसके बाद है बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, सर्कुलर फ्लो इनकम में कैसे होता है हमने ये डिस्कस करना है। ठीक है, तो बेटा 3 फेस होते हैं हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। ठीक है, इसमें पहले नंबर पर हमने जो ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है, पहले मीनिंग समझो। इट रेफर्स टू सर्कुलर ऑफ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक है, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है, वो कहता है कि जी एक ऐसा सर्कल होता है जिसमें हमें बेटा इनकम जनरेट होती है, कहाँ से, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस से। ठीक है, इट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग जो हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, फाइनली इट सर्कुलर फ्रॉम द हाउस होल्ड टू फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद बेटा जब हम अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हैं प्रोडक्शन बनाने के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो एंड में क्या होगा, हमारे पास फाइनल गुड्स रेडी हो जाएंगी और वो किसके पास जाएगी, हाउस होल्ड सेक्टर के। हाउस होल्ड सेक्टर उसकी कंज्यूम करेगा। क्या कंज्यूम करेगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विस को, आफ्टर हमें इनकम जनरेट होगी। ठीक है, तो बेटा ये प्रोसेस बार बार ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, वो रॉ मटेरियल बाय करेगा, वो फिर उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूटिलाइज करेगा, फिर उससे कंज्यूमर बाय करेंगे, फिर उसके पास पेमेंट आ जाएगी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ 3 फेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। ठीक है, तो बेटा मैं आपको एक मेन चीज बताते हैं, जैसे एक हाउस होल्ड हो गया, ठीक है, एक प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा जो हाउस होल्ड है सबसे पहले अपनी फैक्टर और सर्विस इसे देगा। ठीक है, फैक्टर ऑफ सर्विस किसको देगा, प्रोड्यूसर सेक्टर को। फैक्टर ऑफ सर्विस में क्या आ गया बेटा, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो प्रोड्यूसर सेक्टर इसको इसके बदले में क्या देगा, पेमेंट देगा ना। अब देखो ये तो पहला कंसेप्ट हो गया। इसके बाद जब इसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से ले ली, सर्विस ले ली, तो अब वो इसे यूटिलाइज करेगा। ठीक है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो वो इसको क्या देगा इसके बदले में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सर्विस की पेमेंट तो होगी। अब इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वो यूटिलाइज कर रहा है किसके लिए, प्रोडक्शन में। ठीक है, प्रोडक्शन होगी तो बेटा क्या हो गया, फाइनल गुड्स बन जाएगी। जब फाइनल गुड्स बन जाएगी फिर हाउस होल्ड सेक्टर फिर से बाई करेगा। तो बाई करने के लिए ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो बेसिकली ये बेटा इन दोनों का फ्लो सेक्टर ऑटोमेटिकली कंटिन्यू काम चलता ही रहता है। दिस इज कॉल्ड नाउ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, उसके बाद है बेटा देन आता है जो आपका मेन इसी में था, जैसे मैंने आपको जो समझा दिया। ठीक है, प्रोड्यूसर है। ठीक है, वही हमने 2 कंसेप्ट किए हैं। ठीक है, पहले नंबर पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ से लेता है, हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पर देता है, उसके बदले में जो इसको पेमेंट करता है, फिर क्या उनको यूज़ करके जो इनको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है, फिर क्या करता है जो फिर इसको इन्वेस्ट करता है। ठीक है, मतलब कि पैसा प्रोवाइड करता है। ठीक है, एग्जाम्पशन क्या है बेटा, 2 सेक्टर इकोनॉमी में होता है, हाउस होल्ड एंड प्रोडक्शन में। ठीक है, हाउस होल्ड स्पेंड करते हैं अपनी इनकम। ठीक है, नो सेविंग भी, मतलब कुछ करते हैं बट कुछ नहीं होती। डोमेस्टिक कंट्री क्लोज्ड इकोनॉमी में होता है, देयर इज नो गवर्नमेंट इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, इसके बाद ऑब्जर्व क्या किया बेटा हमने, फैक्टर पेमेंट बाय द फर्म्स इक्वल है वैल्यू एडिशन बाय द फर्म्स। ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा हमें फैक्टर पेमेंट्स करेंगे उतनी ही वैल्यू एडिशन होगी। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय द फर्म किसके इक्वल होगा बेटा, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस बाय द हाउस होल्ड सेक्टर प्लस ऑल द इनकम कन्वर्ट इनटू एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विस। मतलब जितना ज़्यादा हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंड करेगा गुड्स एंड सर्विस के ऊपर उतनी ही ज़्यादा इनकम जनरेट होगी नेशनल इकोनॉमी को। वैल्यू एडिशन किसके इक्वल होती है, इनकम जनरेटेड इक्वल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, इसके बाद बेटा इसकी सर्कुलर फ्लो की इंपॉर्टेंस क्या है, इसे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं नेशनल इनकम में। ठीक है, नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर हो सकते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर, और लास्ट में होता है दिस इज नॉट रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। बेटा चारों को सेक्टर की हम इनकम से पता कर सकते हैं। ठीक है, नॉलेज ऑफ द इंटर सेक्टोरियल इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, हमें नॉलेज मिलती है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, डिफरेंट सेक्टर के बारे में। सो बेटा दिस इज द चैप्टर ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बेटा जो बेसिक जो पॉइंट है आपको पेपर में मतलब कि डिफरेंस ज़्यादा आ सकते हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं। आई होप आपको जो वीडियो आपको समझ आई, ठीक है, पसंद आई। अगर बेटा आपको समझ आ गई तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।